नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुझे ज़्यादा उम्र के मर्द बहुत अच्छे लगते थे और मेरा दिल अपने पापा के दोस्त पर ही आ गया था, जिनकी उम्र 28 या 40 साल की थी। उनका नाम विजय था। उनका गठीला बदन देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगती थी। जी चाहता था उनकी मजबूत बाहों में मैं सिमट जाऊँ। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। मेरे पापा की मुझ में जान बसती थी। शायद इसलिए बचपना भी ज़्यादा ही था। उम्र 16 साल थी, लेकिन हरकतें वहीं छोटे बच्चों के जैसी थीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगा जैसे मैं 16 साल से एकदम 26 साल की हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छा लगने लगा था और उसके प्यार में मैं शायद समय से पहले ही खुद को बड़ा महसूस करने लगी थी। मैं अपने पापा के दोस्त से प्यार करने लगी थी, जिनकी उम्र 38 साल थी। शायद यह कच्ची उम्र की भावनाएं थीं कि मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, या फिर यह कहे कि वह मेरा पहला प्यार था। वो भले ही उम्र में मुझसे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैं अपने इस नादान दिल का क्या करती कि बस उसी की जिद लगाए बैठा था। उसे देखते ही दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगती थीं। दिल में एक शोर मच जाता था कि यही है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि उस रात मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। अब मैं विजय अंकल से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैंने उन्हें बेहोश करके उनका मेरा नाम टीना है। मेरी उम्र बहुत कम थी। मेरे पापा एक बड़ा बिजनेस संभालते थे और विजय अंकल उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। वह अक्सर घर में आते थे। यह उस दिन की बात है जब मेरे पापा ने मुझे उनसे मिलवाया था और कहा था कि यह है मेरी छोटी सी नादान चिड़िया, मेरी बेटी टीना। मैं तो अपने पापा के उस दोस्त की पर्सनैलिटी देखकर दंग रह गई थी। कहीं से भी वह मेरे पापा के दोस्त नहीं लग रहे थे। मेरे पापा की उम्र 40-42 साल थी और इसी हिसाब से विजय अंकल की उम्र भी इसी के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वह अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। ऐसा गठीला बदन की मैं देखती की देखती रह गई। पापा ने कहा, अंकल को नमस्ते करो बेटा। मैंने नमस्ते ज़रूर किया था, लेकिन अंकल ना कह सकी, बल्कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। चुपचाप बस उन्हें देख रह गई। मुझे इस तरह देखने पर उन्होंने मुझे टोका था। कहने लगे, टीना बेटा क्या बात है, आपको मुझसे कोई बात करनी है क्या? मैं उनसे क्या बात करती, लेकिन उनका बेटा कहना मेरे दिल को चुभ गया था। पता नहीं क्यों मुझे उनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगा था। उस समय तो कमरे में चली गई थी, लेकिन बस उसी दिन से मुझे विजय अंकल अच्छे लगने लगे थे। वह 6 फीट के आदमी थे। ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी की जवान लड़कों को भी शर्म आ जाती थी और बस उसके बाद में हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। दिन रात सुबह शाम कभी कभी उसको दूर से देखती, कभी वह घर आते, कभी जिद करके अपने पापा के साथ ऑफिस चली जाती थी। वहाँ पर भी उनसे मिलकर आती। अपनी इस हालत पर मुझे खुद भी हैरानी होती थी। अब खुद पर भी कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने लगी थी। लेकिन वह जब भी हमारे घर आते लापरवाह से बने रहते, पापा से बातों में बिजी रहते। मेरी तरफ तो उठाकर भी नहीं देखते थे। हालांकि मैं बहाने बहाने से उनके पास जाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह मुझे पुचकाते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगते। मुझसे बात करने का उनका जो अंदाज़ होता था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वह मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और उस दिन तो मैं बहुत बेचैन थी। 8 दिन हो गए थे और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मजबूरन मैं उनके ऑफिस चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर मेरे केबिन में बैठ जाओ, नहीं तो बोर हो जाओगी। मैं जाकर उनके ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वह वहाँ आए। बस उन्हें देखकर ही मेरी आंखों को ठंडक मिल गई थी। मैं उन्हें देखती ही रही। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर कहने लगे, क्या बात है टीना, मुझसे कोई काम था क्या? मुझसे मिलने क्यों आई हो? लेकिन मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और डायरेक्ट कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैंने तो अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन शायद वह मेरी बात को समझे ही नहीं और कहा कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत प्यारी हो। कहते हैं कि इंसान के शब्दों से ज़्यादा उसका अंदाज बोलता है। यही वजह थी कि मुझे पता चल गया था कि ना वह मेरे इजहार को समझे थे और ना ही उन्होंने मुझे यह प्यार से कहा था। शायद मुझे किसी छोटी लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन यह छोटी लड़की उनके प्यार में दीवानी हो चुकी थी और अब कुछ भी करने को तैयार थी। और एक दिन मैंने यह बात अपने पापा से कह दी, क्योंकि मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ का देहांत हो चुका था। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी कि उन्होंने आज तक मेरी कोई भी बात रद्द नहीं की थी। मैं जो भी कहती वह कर देते थे। मैं अगर चांद भी मांग लेती तो शायद वह मुझे लाकर दे देते। लेकिन जब मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं आपके दोस्त विजय को पसंद करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी इस बात पर पापा हक्का बक्का मेरा मुंह देखते रह गए थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कह दिया था। मेरी इस बात पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। मैं विजय से शादी करना चाहती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
यह बात सुनकर वह चौंक गए थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी मेरे अलावा कोई नहीं था। वह यह सब कुछ मेरे लिए ही तो कर रहे थे, और जब आपकी अपनी ही संतान आपके सामने यह बात करे कि वह अपनी जान लेना चाहती है, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। फिर भी पापा ने मुझे समझाया और उनको लगा कि ऐसे ही बस मेरे दिमाग पर यह बात सवार हो गई है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पर जब मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो गई। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि यह मर भी सकती है, आपने इसका खाना पीना क्यों बंद कर रखा है। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और समझ गए कि मामला सीरियस है। उन्होंने मुझे प्यार से भी समझाया और गुस्से से भी कि तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इस हद तक पागल हो गई हो, अभी तुम्हारी उम्र इन सब बातों की नहीं है। अपनी उम्र देखो, 16 साल की हो और अभी से ही तुम इश्क के चक्कर में पड़ गई हो। और चलो मैं मान भी लेता अगर तुम अपनी उम्र के लड़के की बात करती, लेकिन तुम विजय के लिए कह रही हो जिसकी उम्र 28 या 40 साल के आसपास है। तुमसे दुगनी उम्र से भी ज़्यादा उम्र है उसकी, तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, पापा मैं विजय से शादी करना चाहती हूँ, उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती, और अगर मेरी शादी विजय से नहीं करवाई तो मैं बता दूंगी कि मैं कितनी पागल हूँ। मेरे बाप ने दुनिया देखी थी, वह समझ गए थे कि पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। उन्होंने अपने दोस्त विजय से बात की, वह भी हैरान थे और उन्होंने भी इनकार किया। और फिर मेरे पापा ने उसे कहा कि वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। विजय ने कहा, मुकेश तुम कैसी बातें कर रहे हो, छोटी बच्ची है, वह अगर मेरी बेटी होती तो उसकी ही उम्र की होती, मैं कैसे उसे अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ। मुझे तो लगता है अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो, क्यों अपनी बेटी के आगे इतने बेबस हो गए हो। मेरे पापा ने कहा कि बेबस हो गया हूँ, तभी तो तुमसे ये बात कर रहा हूँ, मदद करो मेरी, अभी उससे शादी कर लो। तुम समझदार हो, मैच्योर हो, लेकिन उसके अंदर बचपना है, अभी उसकी जान बचाने के लिए उससे शादी कर लो। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद उसके दिमाग से यह बात निकल जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम उसे छोड़ देना और फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे से लड़के को देखकर कर दूंगा। लेकिन अगर उससे पहले उसने कुछ कर डाला तो फिर मैं क्या करूंगा। फिर इंसान हाथ मलता ही रह जाता है। ये सब कुछ किसका है, किसके लिए कमा रहा हूँ मैं। अगर वही इस दुनिया से चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे पापा के लिए अपने दोस्त को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब बात मेरे पापा तक पहुंच गई थी, इसलिए वो ये काम कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे। खैर मेरे पापा ने किसी न किसी तरह विजय को मना लिया था। शायद विजय ने भी सोचा होगा कि अगर उसके इनकार से मैंने अपनी जान ले ली तो शायद जिंदगी भर वह अपनी गलती के लिए पछताता रहेगा कि उसकी वजह से किसी की जान गई थी। उसने यह बात मान ली और मेरी विजय से शादी हो गई। और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। विजय भी मेरे पापा जितना ही अमीर थे, क्योंकि वह मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर थे और उनके घर में कोई भी नहीं था। उन्होंने पहले शादी की थी, पर उस लड़की के साथ 1 साल ही गुजारा था और फिर उनके तलाक हो गई थी। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। जब मेरे पापा मुझे विदा कर रहे थे तो वह यही कह रहे थे कि तुमने अच्छा फैसला नहीं किया, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा फैसला बदले और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस रिश्ते से निकलना चाहती हो तो तुम वापस आ जाना, अपने पापा के पास आ जाना। मुझे पता था वह मेरे पापा थे, उनके दिमाग में ऐसी बातें थीं, पर मैं उन्हें क्या बताती कि अब तो मैंने विजय के साथ ही अपने साथ जन्म गुजारने थे। वह मेरे लिए सिर्फ मेरा पति ही नहीं बल्कि पति परमेश्वर बन चुका था, मेरी जान बन गया था। मैं भी तो एक भारतीय नारी थी और हम भारतीय नारियां अपने पतियों के घर से 4 कांधे पर ही निकलती हैं। मैं बहुत खुश थी। मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, पर मैंने सोच लिया था कि मैं विजय को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करूंगी, एक बहुत अच्छी पत्नी बनकर दिखाऊंगी, और वह भी बाद में यह बात मान जाएगा कि मुझसे शादी करना उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। अब भी दिल में हज़ारों सपने सजाए विजय का इंतज़ार कर रही थी। विजय के बारे में सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। दिल की धड़कनें मेरे कंट्रोल से बाहर थीं। लेकिन शादी की पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गई। वह जब मेरे कमरे में आए तो मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई थी। उनके कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगी। मुझे इत था कि वह मेरा घूंघट हटाएंगे और मेरी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे। मैं कम उम्र थी और हद से ज़्यादा खूबसूरत भी थी। दुल्हन के रूप में तो मैं और भी ज़्यादा निखर गई थी। लेकिन उन्होंने जो कहा था, मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो, मुझे तो लगा था सो गई होगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे सो जाती, आज हमारी शादी की पहली रात है, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी ना। चाहते हुए भी मेरे पर शर्म के रंग बिखर गए थे, लेकिन वह मुझे बहुत ही सख्त नज़रों से घूर रहे थे। वह 2 पल मुझे खड़ा होकर देखते रहे और उन्होंने कहा कि शादी करना तुम्हारी जिद थी तो जिद पूरी कर दी ना। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ दुल्हा दुल्हन का खेल खेलेंगे। छोड़ो इस रस्म को और जाकर कपड़े बदल के सो जाओ। ये कमरा तुम्हारा ही है, मेरा कमरा ऊपर है। कुछ चाहिए तो मुझे बता देना।
ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आज की रात हमारी जिंदगी की एक खूबसूरत रात है जो सारी जिंदगी याद रहती है। आप अपने कमरे में जा रहे हैं, लेकिन दुल्हा दुल्हन का तो एक ही कमरा होता है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारे बाप को मैंने इतना मजबूर कभी नहीं देखा। वह खुद मजबूर था। तुमने उसे मजबूर किया और उसने मुझे मजबूर कर दिया। ये सब कुछ मजबूरी में हुआ है। आज की रात खास उनके लिए होती है जो वह कुछ बोलना चाहते थे, मुझे कुछ समझाना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम इतनी समझदार होती तो तुम यहाँ नहीं बैठी होती, सो जाओ। उसने मेरा जवाब नहीं सुना और वहाँ से चला गया। उनका कमरा ऊपर था। सुबह मुझे नौकरानी ने बताया कि साहब का कमरा तो ऊपर ही है। उन्होंने हमें कहा था कि आपके लिए नीचे कोई कमरा साफ करवा दें, इसलिए हमने यह कमरा सजा दिया था। वैसे तो हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि साहब ने किससे शादी की और आपका कमरा नीचे क्यों रखवाया, लेकिन साहब है इसलिए हमने उनकी बात मान ली। वह जो भी कहते हैं हम वही करते हैं। ये कैसे मेरे ख्वाब पूरे हुए थे कि ऐसा लगता है कि ख्वाब ही मुझसे छीन लिए गए हों और ताबीर भी मेरी नहीं है। ऐसे मैं कैसे ज़िंदगी गुजारती, लेकिन अब हर बात अपने पापा को भी नहीं बता सकती थी। और फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पति पत्नी के बीच में रहने से ही अच्छा होता है, इसलिए उनको तो मैंने कुछ नहीं बताया और यह जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो भी खुश हो गए थे, पर असल में यह जो सिलसिला हमारे घर में चल रहा था ये कैसे ठीक होता। मेरी एक दोस्त थी जो पहले से ही शादीशुदा थी। मैंने उसको यह सब कुछ बताया तो उसने कहा कि अरे अब तुझे सारा कुछ हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी नजर आओ, सूट मत पहनो, साड़ी पहनकर अपने पति के सामने जाया करो तो वह तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और ज़रा बात भी अच्छे तरीके से करना और बालों का जोड़ा बना लेना। वह तुम्हें छोटी बच्ची समझ रहा है इसलिए उस तरह से कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसे यह बताना होगा कि तुम अब छोटी नहीं हो। उसकी बात में दम तो था, वह ठीक ही तो कह रही थी। जैसे कभी कभी पत्नी जवान होती है और पति बूढ़ा होता है तो वह अपनी पत्नी को अच्छा लगने के लिए अपने बालों को कलर करता है। उसी तरह मेरा पति मुझसे बड़ा था और मैं जवान थी तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लगने के लिए अपना रूप बदलने की ज़रूरत थी। मैंने अपनी सहेली की बात मान ली और शॉपिंग करने चली गई। अच्छी साड़ियाँ लेकर आई और शाम को तैयार होकर खाना बनाकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। उसके घर आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी। मैंने कहा, सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। मेरे इस अंदाज पर जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग आ रहे थे और कभी जा रहे थे। उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकालकर मेरे हाथ पर रख दी। अब वह हंसने भी लगा था। उसने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तुम बातें तो बहुत बड़ी करती हो, अब हरकतें भी तुमने ऐसी ही शुरू कर दी हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम मेरे लिए अभी भी एक छोटी बच्ची हो। मैंने उस चॉकलेट को देखा तो मुझे रोना आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने जल्दी जल्दी अपना जूड़ा भी खोल दिया और साड़ी भी बदल ली। मैं अपने आप को आईने में देखने लगी और सोचने लगी कि क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा पाप है। लोग तो कहते हैं कि प्यार उम्र नहीं देखता, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि यह आदमी मेरे साथ इस तरह कर रहा है। और अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गई थी। कुछ ना कुछ तो करना था। मुझे एक दिन तो हद ही हो गई। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और मेरा ही जिक्र कर रहा था। यह भी कह रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, हरकतें भी ऐसी और अकल भी ऐसी। उसको कैसे मैं अपनी पत्नी की जगह दे सकता हूँ? मुकेश ने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करता और तो उसके दिल में बात रह जाती और वह मेरे साथ पार्टनरशिप ख़त्म कर देता। पता तो है हम नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अब एक फैक्ट्री को तो लेकर नहीं बैठे रहेंगे, इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। वरना खुद सोचो, शादी कोई मजाक है? ऐसा तो होता ही नहीं है। इसका मतलब कि उसने यह सब कुछ मजबूरी में नहीं बल्कि मतलब में किया था। वो मेरे पापा के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहता था, इसलिए यह सब कुछ बोल रहा था और मैं उसके लिए उसकी ज़िंदगी की एक मजबूरी थी। कहते हैं कि आप जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं अगर उसकी बुराई करते हुए सुने तो आपकी मोहब्बत तब भी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत तो मेरी भी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत की आंखें ज़रूर खुल गई थीं। उसका मतलब यह था कि यह आदमी जैसा नज़र आता था वैसा नहीं था। उसने मेरे पापा को कहा था कि मैं तुम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ, तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम ही कह रहे हो कि वह अपने साथ कुछ भी कर लेगी। लेकिन देखो, मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है और मेरे पापा ने कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। इसका मतलब यही था कि वह मेरे पापा को नीचा साबित करके उनके ऊपर अपने एहसान का वज़न रख के अपनी कोई भी बात मनवाना चाहता था। और यह बात मुझे कुछ दिनों में पता चल गई कि इस नए बिजनेस में उसने अपने आप को 75 पर का हकदार बनाया है और मेरे पापा को सिर्फ 25 परट का यही कहकर कि अब तो मैं तुम्हारा दामाद हूँ। घर की बात है, मोहब्बत तो मुझे विजय से अभी भी वैसे ही थी, लेकिन शायद अब मेरी मोहब्बत को कोई फ़ैसला करने की ज़रूरत थी और वह फ़ैसला मैंने कर लिया था।
वह फैसला ऐसा था कि अगर अभी मैं आप सभी को बता दूं तो आप सभी हैरान रह जाएंगे, लेकिन जो बात मेरे दिल में आई थी वह ऐसी ही थी। मैं एक दिन उसके सामने जाकर बैठी और मैंने कहा कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में कबूल को तैयार हैं या नहीं। वह भी बिजनेस करने वाला आदमी था। समझ गया कि मेरा अंदाज भी आज बिजनेस जैसा ही है। उसने कहा कि उसका जवाब क्या है। मैं तुम्हें दीवार पर लिखकर बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता क्या, जाओ जाकर खेलो, और जिस चीज़ से खेलना चाहती हो वो मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। उसने कहा कि क्या मतलब? मौका देना मजबूरी से ज़्यादा। हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और ना कुछ होगा और ना ही कभी कुछ हो सकता है। देखो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो और तुम्हारी तो इतनी कम उम्र है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसका मतलब उस पर भी यह बात लागू होती है कि वह भी तुमसे मोहब्बत करे? ये कहाँ लिखा है? ऐसा नहीं होता। तुमने अपने पापा को ब्लैकमेल किया और उसने मुझे ब्लैकमेल किया, और इस तरह तुम मेरी जिंदगी में तो आ गई, लेकिन तुम मुझे कभी जीत नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा और तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अपने दिल में ऐसी कोई भी बात ना लाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसों को मैंने बहुत देखा है। मैं जब चाहूँ, जिसके साथ चाहूँ रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? उसकी ऐसी सख्त बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था। आंखों से आंसू बहने लगे। शायद मेरी मोहब्बत ही कमज़ोर है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती तो आज आप मेरे हो चुके होते। उसने कहा कि तुमने ज़रूर यह बातें किसी घटिया बुक या नोवेल में पढ़ी हैं जो तुम्हारे सर पर सवार हो गई हैं, लेकिन हकीकत में ज़िंदगी ऐसी नहीं है। मेरी और अपनी उम्र के अंतर को समझो और अपने पापा के घर जाने की तैयारी करो, वरना सारी ज़िंदगी तुम्हारी इस घर में ऐसे ही गुजरेगी। अभी जवान हो, अपनी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। उस रात में बहुत रोई, इतना रोई कि जैसे कोई आखिरी दफ़ा रो रहा हो और उसके बाद आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं बचेगा। दिल भी बहुत परेशान था। सुबह से रात हो गई, विजय को नहीं देखा था। पता नहीं वह कहाँ था। थोड़ी देर के बाद मुझे नौकर ने आकर बताया कि उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। यह सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। मैं तुरंत भागी और जाकर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है। आधा जिस्म बेकार हो गया है, टांगें बेकार हो गई हैं। अब यह कभी भी अपनी टांगों पर चल नहीं पाएंगे। अगर इलाज किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उनका एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ है। टांगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। विजय की हालत बहुत बुरी थी। मैं उसे देखकर बहुत रोई थी। कुछ समय अस्पताल में ही गुजरा। उसके बाद मैं उसे घर ले आई। मैं ही उसकी सेवा कर रही थी और उसका बहुत ख्याल कर रही थी। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखता था, कुछ बोलता नहीं था। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी थी और मैंने दिन रात एक कर दिए थे। विजय की सेवा करने में मैं दिन में 2-2, 3-3 बार विजय के पैरों की मालिश करती थी, उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती। विजय मुझे कुछ नहीं कहता था, बस कभी कभी मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, जिन्हें वह जल्दी से छुपा लिया करता था। और पूरे 6 महीने बाद विजय के पैरों में हरकत शुरू हुई थी। उसने खुद उठकर चलने की कोशिश की थी और यह देखकर मैं खुशी से चिल्ला पड़ी थी और जल्दी से विजय के सीने से लग गई थी। और इस बार विजय ने भी मुझे दूर नहीं झटका था, बल्कि मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कहने लगे, टीना मुझे माफ़ कर दो। मैं समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत जज्बाती मोहब्बत है, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। कुछ ही दिनों में तुमसे मोहब्बत का नशा उतर जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। इसलिए मैं तुमसे कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। तुम्हारे दिल में अपने लिए शक का बीज डाला कि मैंने तुम्हारे पापा के साथ बिजनेस को बढ़ाने की वजह से तुमसे शादी की है। लेकिन तब भी तुम्हारा दिल मेरी तरफ से बुरा नहीं हुआ। मेरे बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा टीना। मैं तुम्हारी मोहब्बत का कायल हो गया हूँ। यह कहते कहते विजय ने मेरे माथे को चूम लिया था। आज इतने लंबे समय के बाद मेरी तपस्या रंग लाई थी। मुझे विजय की मोहब्बत मिल गई थी। विजय ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका और वहीं बेड पर बैठ गया। अब भी उसके पैरों में कमज़ोरी थी। धीरे धीरे मेरी मोहब्बत और मेरी सेवा रंग लाई। एक दिन विजय अपने पैरों पर खुद से खड़ा हुआ और चला भी। यह देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। डॉक्टर भी इस चमत्कार पर हैरान थे। अब विजय बिल्कुल ठीक था। उस रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी तो विजय ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, टीना तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, मेरे कमरे में है। अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। यह कहकर विजय ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आया था। कमरे में कदम रखते ही ताज़ा गुलाबों के फूलों की खुशबू मेरे नाक से टकराई थी। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैंने चौंक कर विजय की तरफ देखा। उसकी आंखों में खुमारी उतरी हुई थी। उसके इरादे भांप कर मैं शर्मा गई थी और जल्दी से विजय के सीने में मुंह छुपा लिया था। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी।
शादी के पूरे 1 साल बाद विजय ने मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया था और मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। उस रात विजय ने अपनी चाहतें मेरे ऊपर लुटाई थीं और उसकी संगत पाकर मैं बहुत खुश थी। सोते हुए विजय के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे अचानक उस पर प्यार आ गया था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं पूरी जिंदगी विजय के साथ निभाऊंगी और भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की कि मुझे हर जन्म में विजय जैसा पति मिले। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये रोमांटिक कहानी अच्छी लगी होगी। जो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।